हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह जो मंडे टू फ्राइडे सेट प्रैक्टिस चलता है जिसमें 50 क्वेश्चन रहता है, आज मैं उसका 25 नंबर सेट लाया हूं। अभी तक 24 सेट का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है और इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम में डाल दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट बाकी सेट को नहीं देखें तो टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और बनाएंगे। उसके बाद प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको टोटल वीडियो मिल जाएगा अभी तक जिसका डिस्कशन कराया गया है। इसमें जो 50 क्वेश्चन रहता है यह बिहार दरोगा के पैटर्न पर आधारित रहता है। जैसे आपके एग्ज़ाम में बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा जाता है वैसा ही दिया जाता है। तो जो लोग भी इस सेट को बनाते हैं उनको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा और आगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तब तक यह कंटिन्यू सेट चलते रहेगा और सप्ताह में यह 5 दिन आता है, यानी कि 250 क्वेश्चन सप्ताह में आपको दिया जाता है और चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है और चारों ऑप्शन के बारे में आपको बताया भी जाता है। तो यानी कि 250 में 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 क्वेश्चन आपको एक सप्ताह में सेट के माध्यम से बताया जाता है। और डेली जो शाम को ग्रुप डिस्कशन लाइव चलता है उसमें भी आपको होमवर्क दिया जाता है। डेली 300 से 400 के बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है शाम को 6:30 से 8:30 बजे तक। और उसमें अब घटना चक्र स्टार्ट किया जाएगा। जिनके पास घटना चक्र का बुक नहीं है वो घटना चक्र के बुक ले लेंगे। और आज से क्लास वह संडे तक बंद रहेगा क्योंकि बीच में 2 एग्ज़ाम पड़ जाने के कारण वह मंडे से फिर आपको पुनः जिस समय चलता है उसी समय चलेगा। और समय के जैसे ही बदलाव किया जाएगा उसका टेलीग्राम में नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा कि उसका समय क्या कर दिया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी बात आप लोगों को मैं बताता हूं उस सारी बातों को आप लोग ज़रूर फॉलो करते होंगे। और कभी भी सेट बनाइए तो उसका डिस्कशन आप ज़रूर कीजिए। डिस्कशन करने से क्या होता है, डाउट आपका क्लियर हो जाएगा और जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है वह फिर ऐसा क्वेश्चन आपसे मिलेगा तो गलती नहीं होगा। और अभी तक मैंने जो 24 सेट आप लोगों को दिया है उसमें कोई रिपीट क्वेश्चन नहीं है, यानी कि 1200 क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास ओरिजिनल किया गया है, जो कि एग्ज़ाम तक लमसम 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन का कलेक्शन कर दिया जाएगा और यहीं से आपको 60 से 70 क्वेश्चन एग्ज़ाम में रहेंगे। तो आइए आज का सेट नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम है तो इसमें टेंशन नहीं लेना है, खांसी हुआ है इसी वजह से थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम आया है। पहला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी। जो कि चारों संस्था जो था यह राजा राम मोहन राय के द्वारा ही की गई थी, लेकिन पूछा गया कि प्रथम संस्था कौन थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था। वही आत्मीय सभा की बात करें तो 1815 में किया गया था और तत्वबोधिनी सभा की बात करें तो 1839 में किया गया था। तो सबसे पहले पूछा गया तो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1815 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बंगाल एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि इंडियन एसोसिएशन थी जब राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व प्रमुख संस्था जो थी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और आंसर देंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तो यह आपको गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था यह आपको बंगाल में नहीं मुंबई में हुआ था, जिसकी स्थापना एओ हुम के द्वारा किया गया था और उसमें प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे और लॉर्ड डॉफरिन के शासनकाल में। तो पहला स्टेटमेंट आपका ऑलरेडी गलत हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता किया था, बिल्कुल यह सही है। 1886 में उन्होंने अध्यक्षता किया है और 3 बार उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया है, 1886, 1893 और 1906। 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग भी किए हैं। तीसरा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था वह समझौता में संपन्न हो गया था। 1907 में फूट पड़ा था और 1907 में इसमें समझौता 1916 में समझौता हो गया। 1916 की बात करें तो RC मजूमदार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। तो इस तरह आंसर हो जाएगा आपको 2 और 3 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाला संस्था कहा था। BC पाल ने, तिलक ने, अरविंद घोष ने और इनमें से किसी नहीं ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने की जो संज्ञा की थी यह तिलक के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। दिल्ली षड्यंत्र अमीर चंद्र, बिल्कुल यह सही है। काकोरी षड्यंत्र
अशफाक उल्लाह खान, यही काकोड़ी कांड हुआ था 1925 में 9 अगस्त को। लाहौर षड्यंत्र जतिन दास, ये भी सही है, लेकिन नासिक षड्यंत्र रास बिहारी घोष गलत है, गलत को चुनना था, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी के सभापति था? तो सबसे पहले गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। तो इसमें पार्टी का सभापति पूछा गया है, तो सोहन सिंह जो है, सोहन सिंह भाखना सभापति थे और लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो कुछ विशिष्ट मुसलमानों को आंदोलन में शामिल हुए, बिल्कुल सही है। स्त्रियों ने आंदोलन के सक्रिय भागीदारी की, यह भी आपको सही है। और आंदोलन में बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया गया और न ही इसमें शामिल किया गया, यह भी आपको सही है। तो ऑप्शन डी जो है बंगाल तक ही सीमित रहा, तो यह गलत है, बंगाल तक सीमित नहीं रहा था, यह आगे भी बढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दिया था? एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने और रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो यह जो दिया था गोपाल कृष्ण गोखले दिए थे, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण के गुरु कौन थे? तो एमजी रनाडे थे। एनी बेसेंट की बात करें तो यह कांग्रेस के अध्यक्ष 1917 में बनी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु जी कहा जाता है और इन्हें 1913 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल के आधार में मैसूर राज्य का प्रशासक ले लिया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग और हार्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको विलियम बेंटिंग। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली की शासनकाल की बात करें तो 1798 से लेकर 1805 तक इनका शासनकाल था और इन्हीं के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल की बात करें तो 1813 से लेकर 1823 तक इनका शासनकाल था। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल की बात करें तो 1910 से लेकर 1916 तक था और इन्हीं के शासनकाल में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी भी हस्तांतरित किया गया था। और गेटवे ऑफ इंडिया की भी स्थापना लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में ही किया गया था 1911 में। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, मतलब क्रम से सजाना है। तो दौरा के युद्ध की बात करें तो यह आपको 1531 और कहीं कहीं आपको 1532 मिलेगा, तो दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा। और कन्नौज के युद्ध की बात करें तो 1540, सामूगढ़ की बात करें तो 1658 और चौसा की बात करें तो 1539। तो इसको क्रम से सजाना है, तो पहले हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा 4, उसके बाद 2 और लास्ट में हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन बी जो है यह करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेनापति कौन था? हल्दी घाटी का जो युद्ध 1576 में हुआ था, उसमें महाराणा प्रताप के सेनापति कौन था? अमर सिंह था, मान सिंह था, हकीम खान था और शक्ति सिंह था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि हकीम खान जो था हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 12, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिविलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासन को देखा है? निजामुद्दीन औलिया, शेख नसरुद्दीन चिराग, शेख सलीम चिश्ती और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि निजामुद्दीन औलिया के साथ यह हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था? तो एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जो कि बिहार के भागलपुर में पड़ता है। इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था।
तो पुष्यमित्र शुंग, वर्मन वंश, सेन वंश और पाल वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा पाल वंश। पुष्यभीति वंश के संस्थापक थे पुष्यभीति और सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन। क्वेश्चन नंबर 14, कलहण के द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त के शासन में, गीतों के संकल्प से, कश्मीर के इतिहास से और कृष्णदेव राय के शासन से। तो कलहण के द्वारा जो रचित राजतरंगिणी था निम्नलिखित में से वह किससे संबंधित था? तो यह आपको कश्मीर के इतिहास से संबंधित था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछने की काफ़ी ज़्यादा संभावना भी है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, कैलाश मंदिर एलोरा और कंदरिया के महादेव मंदिर जो है यह खजुराहो। तो इसका आंसर जो होगा कैलाश मंदिर एलोरा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में है जो तमिलनाडु में पड़ता है, लिंगराज मंदिर जो है यह उड़ीसा में पड़ता है, भुवनेश्वर ये भी सही है, और कंदरिया का महादेव मंदिर जो है यह खजुराहो में है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वह कौन सा है? थार है, तकला मकान है, गोबी है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है, थार है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है थार है। गोबी मंगोलिया में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है? कौन सा झील है जिसे रहस्यमयी झील भी कहा जाता है? रूपकुंड झील की बात करें तो यह आपको उत्तराखंड के चमोली जिला में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूपकुंड झील, ऑप्शन ए। डिडीवाना झील की बात करें तो राजस्थान के नागौर जिला में है। पुलिकट झील की बात करें तो यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसा झील है जो कि 2 राज्यों के सीमा पर है? तो पुलिकट झील है। नक्की झील भी राजस्थान में है। तो आप चारों को अच्छे से ज़रूर याद रखेंगे जैसे आपको मैं बताता हूं, और जिस बात को आप नहीं जानते हैं उसे ज़रूर आप लोग नोट कर लीजिएगा और PDF आप लोग ज़रूर निकालिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? स्थल के रुद्ध देश है तो बेल्जियम है, हंगरी है, रोमानिया है और यूक्रेन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि हंगरी जो है यह स्थल रुद्ध देश है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मिलान करना है। एक तरफ क्रांति है और एक तरफ उससे संबंधित है। आइए मिलान करते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, मत्स्य क्रांति का संबंध नीली क्रांति से है और भूरी क्रांति का संबंध जो है ना यह आपको उर्वरक से है, और खद्दान का हो जाएगा हरित क्रांति से। तो इस तरह आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 2 और 4। 1, 3, 2 और 4। तो 1, 3, 2 और 4 किस में है? आइए देखते हैं। तो 1, 3, 2 और 4 मिलाएंगे और आंसर को टिक कर देंगे। तो 1, 3, 2, 4 जो है ऑप्शन ए में है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? पूछा गया कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, यह आपको बिल्कुल सही है। गांधी सागर बांध जो है यह चंबल नदी पर है, यह भी आपको सही है। सरदार सरोवर बांध की बात करें तो ये भी आपको नर्मदा नदी पर है, ये भी सही है। लेकिन इडुक्की परियोजना जो है यह कावेरी नदी पर नहीं है, यह आपको पेरियार नदी पर इडुक्की परियोजना केरल में है। और मेटूर बांध की बात करते तब आपको कावेरी नदी पर है मेटूर बांध। तो इस तरह आंसर हो जाएगा 20 नंबर का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, किस मिट्टी के कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? लोम मिट्टी में, बलुई मिट्टी में, चिमनी मिट्टी में और सभी में। तो यह कौन सा मिट्टी है? तो ऑप्शन बी जो है यह बलुई मिट्टी है। भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाया जाता है, लेकिन मुख्य प्रकार से 4 ही प्रकार की मिट्टी को पढ़ा जाता है। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है और भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी है।
क्वेश्चन नंबर 22, ग्रैंड कैबनियस बांध किस नदी पर है? ग्रैंड कैबनियस जो बांध है यह किस नदी पर है? कोलोरेडो नदी पर है, जाम्बेजी नदी पर है, नील नदी पर है और सेंट लॉरेंस नदी पर है। तो यह कौन सी नदी पर है यह बात पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलोरेडो नदी पर है। कोलोरेडो नदी पर है। आसवन बांध की बात करें तो मिस्र नदी पर आसवन बांध है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा से, झारखंड से, तेलंगाना से और ऑप्शन डी की बात करें तो ए और बी दोनों से। तो पूछा है कि किस राज्य से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन बी जो है इसका डी जो है करेक्ट आंसर है। यह झारखंड और तेलंगाना दोनों से गुजरती है। यह एमपी, यूपी, एपी और झारखंड और तेलंगाना से गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो नहीं पूछता तो उड़ीसा आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा की अभिवृद्धि किया गया है? तो यह किस में किया गया है? अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 45 में और अनुच्छेद 46 में। तो यह जो बात कहा गया है अनुच्छेद 29 में कहा गया है। अनुच्छेद 30 की बात करें तो इसमें भी आपको अल्पसंख्यक के शिक्षा से संबंधित है और 45 में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है और 46 की बात करें तो 46 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षा के बेरोजगारों की बात कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ भाग दिया गया है और दूसरी तरफ उससे संबंधित शब्द दिया गया है। तो नागरिकता की बात कहें तो भाग 2 में, पंचायत की बात करें तो भाग 9 के क में, सहकारी समिति की बात करें तो 9 के ख में और राज्य भाषा की बात करें तो भाग 17 में। तो इस तरह आंसर क्या हो जाएगा? 1, 4, 2 और 3। आइए देखते हैं किस में है। 1, 4, 2 और 3। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, 1, 4, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 26, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति किस वर्ष लागू हुआ था? 2000 में, 2002 में, 2000 में और 2005 में। तो ऑप्शन 2 में 2000 हो गया है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, 2000 में यह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय औद्योगिक पुनः निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1960 में, 1972 में, 1985 में और 1990 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1985 में। सीडबी की जो स्थापना हुआ था ना यह आपको 1990 में हुआ था और ओपेक की स्थापना 1960 में हुआ था और शिमला समझौता जो हुआ था 1972 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सबसे पहले राज्य लोक सेवा आयोग का जो बात है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 2 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यह 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। आइए देखते हैं। संसद के साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन से। संसद में साधारण बहुमत से, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन से और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद में साधारण बहुमत के द्वारा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति और लोकसभा के प्रति।
तो मंत्रिपरिषद जो है यह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, अनुच्छेद 100 सामूहिक रूप से उत्तरदायी। और संयुक्त अधिवेशन जो राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। प्रधानमंत्री की बात करें तो अनुच्छेद 75 में है, और राज्यसभा की बात करें तो अनुच्छेद 80 में है, और लोकसभा 93 में है, और राष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 52 में है। अगला क्वेश्चन नंबर 31। जब बर्फ पिघलता है तब क्या होता है? आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है और द्रव्यमान घटता है। तो जब बर्फ़ पिघलता है तो इसका आयतन जो है घटता है और द्रव्यमान बढ़ता है, आयतन घटता है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 32। पढ़ने के काम में आने वाली ग्लास किस प्रकार के लेंस के होते हैं? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, साधारण लेंस, और ऑप्शन डी की बात करें तो ए और बी दोनों। तो पढ़ने का जो काम में आता है वह आपको उत्तल लेंस आता है, और साइड मिरर में भी उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाता है, और दाढ़ी बनाने में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए वायुमंडल में निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा उत्तरदायी है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और आयन मंडल। तो यह जो होता है आपको आयन मंडल। क्षोभ मंडल की बात करें तो सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होता है, और इसकी ऊंचाई 14 से 18 किलोमीटर होता है, और क्षोभ मंडल की मोटाई गर्मी के दिनों में बढ़ जाता है। समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो सेव हम लोग खाते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो सेव में जो है मैलिक अम्ल पाया जाता है, और दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? एक भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तब पूछा गया कि इसमें कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो लोहे में जंग लगना, पानी का भाप में बदलना, दूध से दही में बदलना और कोयले को जलाना। तो रासायनिक परिवर्तन जो है यह आपको पानी से भाप बदलना। यह भौतिक परिवर्तन जो पुनः बनता है उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है, जो पुनः निर्माण नहीं होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36। जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, और कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट। तो अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 37। अस्थियों के अध्ययन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। मतलब अस्थियों का अध्ययन किससे किया जाता है? ऑस्ट्रियोलॉजी में, ओरोलॉजी में, सेरोलॉजी में और जियोलॉजी में। तो ऑस्ट्रियोलॉजी में अस्थि का अध्ययन किया जाता है, ओरोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है, और सेरोलॉजी में सीरम का अध्ययन किया जाता है, और जियोलॉजी की बात करें तो ठोस पृथ्वी के निर्माण का अध्ययन होता है जियोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 38। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, ये और भी दोनों से। तो प्लाज्मा जो झिल्ली है यह बनी होती है आपको प्रोटीन से और लिपिड दोनों से, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्यों? नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव के द्वारा बने रहते हैं जिसमें रक्त का संचरण नहीं होता है। दूसरा है नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है। तीसरा है नाखून कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, नाखून जो मृत कोशिकाओं के द्रव से बने होते हैं जिसमें रक्त नहीं होता है। नाखून में निकोटीन पाया जाता है।
तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। रक्त समूह का खोज किसने किया था? रक्त समूह जो है इसका खोज किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, विलियम हार्वे के द्वारा, रॉबर्ट कोच ने और कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो रक्त समूह का जो खोज किया था यह कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था और रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट कोच की बात करें तो रॉबर्ट कोच जो है यह हैजा टीबी रोग के कीटाणुओं का खोज किया था और पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 41, घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन ए है और विटामिन डी है। तो घाव के भरने में सहायक जो है विटामिन डी है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और विटामिन डी सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी में पाया जाता है। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। और विटामिन ए का नाम आपको रेटिनॉल है जो कि सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है विटामिन ए। और विटामिन बी का नाम थायमीन है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 मिलान करने वाला है। निम्नलिखित सूची अ और सूची ब को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है यह किसके द्वारा दिया गया था? यह बात पूछा जा रहा है। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है यह दिया गया था हुंगो डू ब्रिज के द्वारा। विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो विकासवाद का सिद्धांत है यह आपको डार्विन के द्वारा दिया गया था। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने किया था? तो बीडम एवं टैटल। ओपेरा अवधारणा जैकब और मोनार्ड। तो इस तरह आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 4, 3, 1 और 2। आइए देखते हैं ऑप्शन 4, 3, 1, 2 यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? कथक नृत्य से है, भारतनाट्यम नृत्य से है, फिल्म संवाद के लेखक से है और भारतीय विदेश सेवा से है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है यह आपको भारतनाट्यम से है, भारतनाट्यम से। और कथक की बात करें तो यह उत्तर भारत का लोक नृत्य है कथक, जो कि बिरजू महाराज का संबंध कथक से था। क्वेश्चन नंबर 44, द ऑडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? नयनतारा सहगल, अरविंद अडिग, विक्रम सेठ और बराक ओबामा। तो बराक ओबामा जो हैं यह अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। विक्रम सेठ के द्वारा ए सूटेबल बॉय लिखी गई थी पुस्तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, पीडीए का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी कि पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डेवलपमेंट एजेंसी, पर्सनल डाटा अथॉरिटी, पर्सनल डाटा एरे। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 भी है, वह आपको मिलान करने वाला है। आइए मिलान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को मिलान कर लेते हैं। विधि सेवा दिवस, विधि सेवा दिवस की बात करें तो यह 9 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस तरह आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है, पेरिस में है, वाशिंगटन डीसी में है और वियना में है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की बात करें तो इसका मुख्यालय आपको वियना में है। WTO का मुख्यालय जिनेवा में है और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है।
विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है, विश्व बैंक का मुख्यालय। तो चारों मुख्यालय का भी आप नाम जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन है? जो भी ऑप्शन दिया गया है ये सभी हिंदी लेखक हैं। S.H. वात्स्यायन, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत और डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हिंदी लेखक को मिला था वह आपको सुमित्रानंद पंत है। कामसूत्रा का लेखक वात्स्यायन है और यामा के लेखक महादेवी वर्मा हैं। और रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो उर्वशी जो पुस्तक था यह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसका जोड़ा गलत है? एक तरफ देश है और उसका मुद्रा है। तो जापान का मुद्रा जो है येन, यह आपको सही है। ईरान का मुद्रा जो है ना यह आपको रेंड नहीं होगा, ईरान का मुद्रा हो जाएगा रियाल, यही गलत है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और रेंड जो है ना यह आपको प्यूटेरिया का, दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा जो है रेंड है। बांग्लादेश का टाका सही है और भूटान का न्यूग्लस्ट्रम ये भी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि 25 नंबर सेट का 50 नंबर क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन। माली की राजधानी क्या है? माली एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? मोप्ती, बेमको, काहिरो और नेरेबी। तो माली का जो राजधानी है वह आपको बेमको है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और मिस्र का राजधानी काहिरा है और केनिया की राजधानी की बात करें तो नरेबी है। तो तीनों राजधानी को आप अच्छे से याद करेंगे। तो जो भी डिस्कशन आपके सामने कराया जाता है वह काफ़ी अच्छा तरीक़ा से डिस्कशन कराया जाता है कि कहीं से आपको कोई दिक्कत ना हो। और जो लोग भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होता है टेलीग्राम में ही डाला जाता है। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तभी आपको फ़ायदा होगा। और नए लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पुराने लोग अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त किया जा रहा है और आज से लाइव क्लास संडे तक बंद रहेगा, फिर मंडे से आपको पुनः लाइव क्लास चलेगा। इसमें घटना चक्र होमवर्क दे दिया जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से। चलिए धन्यवाद।